हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 22 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से। उसका द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिया गया है। पीटी प्लस मेंस के लिए लिया गया है। आए पढ़ते हैं कि पहला है पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में एक 6 सदस्य वैधानिक निकाय है। यह वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करती है और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। वो एमपीसी का मुख्य कार्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि एमपीसी एक वैधानिक संस्था है जो मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% प्लस माइनस 2% को प्राप्त करने के लिए नीतिगत दरें तय करती है। इसके तीनों कथन पूरी तरह सही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएस पर 3 अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे विरोधाभासी लक्ष्यों के बीच फंसी हुई है। हाल ही में वैश्विक या घरेलू आर्थिक अनिश्चितताओं के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 और 15 अंक है। आइए पढ़ते हैं पहला का आंसर देखते हैं। मॉडल आंसर जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी को मुख्य रूप से विकास ग्रोथ को बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता मुद्रास्फीति को 4% से 2% के दायरे में रखना और सुनिश्चित करने का वैज्ञानिक या जनादेश प्राप्त है। वर्तमान में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य में ये दोनों लक्ष्य अक्सर एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अगला है विरोधाभासी लक्ष्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण। मुद्रास्फीति बनाम समृद्धि या ग्रोथ। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि या हॉकिश रुख करनी पड़ती है, जिससे ऋण महंगा होता है और निवेश व उपभोक्ता मांग में कमी आती है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। इसके विपरीत विकास को गति देने के लिए दरें घटाने से बाजार में तरलता लिक्विडिटी बढ़ती है, जो मुद्रास्फीति को भड़का सकती है। अगला है कि वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रभाव। भू राजनीतिक तनाव, यूक्रेन रूस और मध्य पूर्व संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने भारत में आयातित मुद्रास्फीति इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। अगला है कि वैश्विक मौद्रिक नीतियाँ कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में किए जाने वाले बदलाव के कारण पूंजी का तो वही कैपिटल आउटफ्लो होता है, जिसे रुपये को संभालने के लिए एमपीसी को अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के विपरीत दरों को ऊंचा रखना पड़ता है। घरेलू आर्थिक अनिश्चितताओं, खाद्य मुद्रास्फीति या फूड इन्फ्लेशन। जलवायु परिवर्तन या असमान मानसून के कारण या खाद्य वस्तुओं जैसे सब्जियां दालें की कीमतें लगातार अस्थिर रही है, और चूंकि खाद्य मुद्रास्फीति की ब्याज दरों का सीधा नियंत्रण नहीं होता, यह आपूर्ति पक्ष की समस्या है। इसलिए एमपीसी के लिए केवल मांग पक्ष के उपाय या ब्याज दर बढ़ाकर इसे रोकना मुश्किल होता है। असंतुलित रिकवरी या के सेपेड रिकवरी, जहाँ एक और कॉर्पोरेट क्षेत्र और उच्च आय वर्ग में मजबूती वृद्धि दिख रही है, वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औपचारिक क्षेत्र अभी भी संकट में है। ऐसे में दरों का ऊंचा रखने से कमजोर वर्गों की आजीविका प्रभावित होती है। आगे की राह या संतुलित उपाय। आपूर्ति पक्ष के सुधार या खाद्य और ईंधन की आपूर्ति। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सरकार को राजकोषीय उपाय या बफर स्टॉक प्रबंधन आयातित निर्यात नीति का उपयोग करना चाहिए, ताकि एमपीसी पर केवल ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव नहीं रहे। डेटा संचालित और लचीला रुख। एमपीसी को केवल हेडलाइन या मुद्रास्फीति के बजाय कोर मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। निष्कर्ष, यद्यपि एमपीसी आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति नियंत्रण के दोहरे जाल में फंसी दिखती है, लेकिन मूल्य स्थिरता ही दीर्घकालिक और टिकाऊ आर्थिक विकास की नींव है। इसलिए राजकोषीय और मौद्रिक मॉनेटरी नीतियों के बीच बेहतर समन्वय ही इस विरोधाभास का सुलझाने का एक प्रभावी मार्ग है। अगला क्वेश्चन है मेंस के लिए था। दूसरा क्वेश्चन था, पहला देखिए। दूसरा था कि GS2 राज्यव्यवस्था में GS1 समाज की स्थानीय रोजगार या आजीविका के लिए भाषाई और अनिवार्यता लागू करना और भारत के संघीय ढांचे और संवैधानिक अधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द संख्या है। पर इसका मॉडल आंसर कि GS2 राज्यव्यवस्था GS1 समाज। इसका मॉडल आंसर है कि हाल ही के वर्षों में कई राज्यों द्वारा स्थानीय निजी या सरकारी नौकरियों में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता या भाषाई आधार पर आरक्षण देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह कदम स्थानीय भावनाओं को तो संतुष्ट करता है, लेकिन भारत की एकता और संवैधानिक भावनाओं के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी करती है। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अनुच्छेद 19A1E, अनुच्छेद 1E यह नीति नागरिकों के भारत के किसी भी हिस्से में बसने या कोई भी व्यापार या आजीविका चुनने के अधिकार को बाधित करती है। अनुच्छेद 15 या 16 या संविधान धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को यह प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16(3) के तहत केवल संसद को ही निवास के आधार पर रोजगार में विशेष प्रावधान करने की शक्ति है और राज्य विधानसभाओं को नहीं। संघीय ढांचा को नुकसान कि भाषाई अनिवार्यता या क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म और धरती के पुत्र सन ऑफ द सॉइल की भावना को बढ़ावा देती है। यह राज्य के बीच अविश्वास की खाई को चौड़ा करती है, जो एक भारत या श्रेष्ठ भारत या सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत के विपरीत है। आर्थिक या सामाजिक प्रभाव। यह देश के भीतर श्रम की गतिशीलता या लेबर मोबिलिटी को रोकता है और आर्थिक रूप से या पिछड़े या राज्यों के प्रवासियों
के लिए आजीविका का संकट पैदा होता है, जिससे सामाजिक असमानता और अलगाव बढ़ता है। निष्कर्ष स्थानीय रोजगार में भाषाई अनिवार्यता भारत की विविधता में एकता और एकल नागरिकता की भावना को कमजोर करती है। राज्यों को स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाने के बजाय उनके कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके और देश का आर्थिक एकीकरण सुरक्षित रहे। अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, भारत का निर्वाचन आयोग ECI एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में है। निर्वाचन या नामावली में से नाम हटाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या ERO द्वारा की जाती है, न कि केवल न्यायपालिका द्वारा। अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार अनिवार्य या चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर कानून द्वारा या सीमित किया जा सकता है। अगला है, मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 2 भारतीय संविधान एवं शासन देश के भीतर आंतरिक प्रवासन या इंटरनल माइग्रेशन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन हाल ही के समय में राज्यों द्वारा लगाए जा रहे भाषाएं और क्षेत्र अधिदेश नागरिक के संवैधानिक अधिकारों को संकुचित कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र के हालिया भाषा नियमों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक किया। भूमिका महाराष्ट्र वोटर वाणी या तीसरा संशोधन नियम 2026 का उल्लेख करते हुए या प्रवासन या आजीविका के अधिकार को रेखांकित करें। संवैधानिक पक्ष अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19C और अनुच्छेद 19(1)G का हवाला दे, जो भारत में कहीं भी रहने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दे। नकारात्मक प्रभाव कि प्रवासियों के रोजगार पर संकट, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ठोस और महानगरीय अर्थव्यवस्था जैसे मुंबई के लचीलेपन में कमी और संतुलन। निष्कर्ष स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, देश की अखंडता व नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच एक तार्किक संतुलन होना अनिवार्य है। अगला है कि इक्विटी डेरिवेटिव बाजार, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, उसके विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फ्यूचर एंड या ऑप्शन F&O ऐसे वित्तीय समाधान है जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित संपत्ति या अंडरलाइन एसेट या सूचकांक से निर्धारित होती है। दूसरा गलत हो जाए, भारत में शेयर बाजारों और डेरिवेटिव बाजारों का विनिमय भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है। दूसरा गलत है। तीसरा सही है। हाल ही में SEBI के आंकड़ों के अनुसार भारत में 30 वर्ष से कम उम्र के युवा खुदरा निवेश या F&O या ट्रेडिंग में बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इससे पहला और तीसरा हो जाएगा। અહીં व्याख्या पढ़ते हैं। डेरिवेटिव का मूल या अंतर्निहित संपत्ति से आता है। दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में कमोडिटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों का विनिमय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी करता है, न कि RBI करता है। कि हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि F&O में अधिकांश रिटेल निवेशक 30 वर्ष से कम आयु के हैं। सेबी करता है, नहीं कि RBI। इसमें बोला गया कि दूसरा, भारत शेयर बाजार डेरिवेटिव बाजार विनिमय RBI द्वारा करता है, RBI द्वारा नहीं, सेबी द्वारा किया जाता है, कि भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड द्वारा। अगला है, मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि लाइसेंस राज्य के दंडात्मक और विनियामक ढांचे से हटकर विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ना और भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की पशु प्रवृत्ति, एनिमल स्पिरिट को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। हाल के आर्थिक सुधारों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 और 15 की है। प्रधानमंत्री ने के हालिया बयान का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें कि कैसे भारत या प्रोडक्शन लिंकेड पनिशमेंट लाइसेंस राज्य के दौर से निकलकर न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की ओर बढ़ रहा है। विश्वास आधारित मॉडल के लाभ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुपालन या कंप्लायंस का सरलीकरण और गैर अपराधीकरण या डिक्रिमिनलाइजेशन, जिससे उद्यमों का डर कम होता है। नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा, मेक इन इंडिया और PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना उत्पादन बढ़ाने पर यह प्रोत्साहन देती है, न कि प्रतिबंध लगाती है। घरेलू और विदेशी निवेश, जब नीतियाँ या स्थिर और पारदर्शी होती हैं तो पूंजी प्रवाह FDI FPI बढ़ता है। और विनिर्माण चुनौतियाँ समालोचना पर कि वित्तीय बाजारों में अत्यधिक या सट्टा या जैसे खुदरा निवेशकों का F&O में नुकसान, जिसके लिए सेबी और नियामकों का सख्त रुख अपनाना पड़ता है। वैश्विक झटके या मुद्रास्फीति, फूड एंड फ्यूल और निजी उपभोक्ता में असमानता। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखें कि विनियामक ढील या रेगुलेटरी ईजिंग के साथ साथ निवेशकों के संरक्षण और विवेकपूर्ण वित्तीय निरीक्षण या प्रोड्यूएंट ओवरसाइट भी उतनी आवश्यकता है। अगला है, PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि कार्बन बॉर्डर या एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार कीजिए। पहला है, यह यूरोपीय संघ EU की एक पहल है जिसके तहत उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित या सामानों पर कर लगाया जाता है, और ब्रिक्स देशों ने हाल ही में इसे विकासशील देशों के लिए भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचनात्मक कीजिए। इसका व्याख्या है कि संघीय यूरोपीय संघ EU का CBAM और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन कर बनाने वाली वस्तुओं पर सीमा कर लगता है, और अगस्त 2026 की बैठक में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने इसकी कड़ी आलोचनात्मक किया है, और क्योंकि यह उभरती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकसित देशों द्वारा अपनाए जा रहे हरित संरक्षणवाद जैसे CBAM या विकासशील देशों की आर्थिक संप्रभुता को चुनौती दे रही है। ब्रिक्स देशों और भारत के विशेष संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 250 और 15 की। मेंस के लिए क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 की ब्रिक्स बैठक का संदर्भ देते हुए CBAM और जलवायु न्याय
क्लाइमेट जस्टिस को परिभाषित करें। तो मुख्य भाग भारत द्वारा उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की कमी और नवीकरणीय ऊर्जा में या 54.18% की हिस्सेदारी जैसे सकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत करें और बताएं कि बिना पर्याप्त या क्लाइमेट फाइनेंस दिए ऐसे टैक्स लगाना उसे भी RD या RC सिद्धांतों का उल्लंघन करें। चुनौतियां भारतीय MSME और स्टील एल्यूमिनियम निर्यात पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। निष्कर्ष आगे की रहा, भारत को हरित या प्रौद्योगिकियां या ग्रीन टेक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए तथा वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करना चाहिए। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। चोंग-ई 7 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब पहला है कि यह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर सौर ऊर्जा की क्षमता का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक मिशन है। इस मिशन में एक विशेष होपर शामिल है जो चंद्र सतह के छायादार गड्ढों या क्रिएटर्स में पानी के बर्फ की खोज के लिए छलांग लगाने में सक्षम है। दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि यह चीन CNSA का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए मिशन है। दूसरा बिल्कुल सही है। हाल ही में समाचारों में रही RK-251 तकनीकी शब्दावली का संबंध किससे है? इसका आंसर सी हो जाएगा। एक नई स्मार्ट कैंसर रोधी दवा को जो पारंपरिक या कीमोथेरेपी का विकल्प बन सकती है। कि RK-251 भारत में विकसित एक स्मार्ट या कैंसर ड्रग या कैंडिडेट है जो केवल प्रभावित कैंसर या कोशिकाओं को ही लक्षित करता है, जिससे स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पेपर 3 विज्ञान एवं या प्रौद्योगिकी। पारंपरिक या कीमोथेरेपी की तुलना में लक्षित चिकित्सा या टारगेटेड थेरेपी या स्मार्ट ड्रग्स या कैंसर के उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव है। हाल ही में खोजी गई RK-251 दवा के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। भारत में या स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या। कैंसर उपचार की पारंपरिक विधियों जैसे कीमोथेरेपी की कमियों या स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान या साइड इफेक्ट्स का उल्लेख करते हुए स्मार्ट ड्रग्स जैसे RK-251 के आगमन को रेखांकित करें। मुख्य भाग RK-251 की विशेषता यह ट्रिपल नेगेटिव या ब्रेस्ट कैंसर कोशिकाओं पर सटीक वार करती है और स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका भारत की बायो E3 या बायो मैन्युफैक्चरिंग नीति और प्रेसिजन या मेडिसिन या प्रिसिशन मेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता या क्लिनिकल ट्रायल में लगने वाला समय या उच्च लागत या ग्रामीण क्षेत्रों में तक पहुँच। निष्कर्ष अनुसंधान एवं विकास R&D में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर भारत को किफायती स्वास्थ्य देखभाल का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है। अगला है प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो फेशियल नेगोशिएशन टेक्नोलॉजी FRT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर FRT के उपयोगों को विनियमन करने के लिए वर्तमान में डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत एक विशिष्ट और व्यापक केंद्रीय कानूनी ढांचा पूरी तरह से लागू है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने S पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित था। जो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा कि B हो जाएगा दोस्तों। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने के S पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था जो डिजिटल और बायोमेट्रिक निगरानी को भी प्रभावित करता है। तो पहला गलत है। ये भारत में सार्वजनिक स्थान पर FTR को विनिमय करने के लिए वर्तमान डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत एक विशिष्ट और व्यापक केंद्रीय कानूनी ढांचा पूरी तरह से लागू। पहला गलत है, दूसरा सही है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि पहला गलत है। भारत में वर्तमान में विरोधी प्रदर्शन या सार्वजनिक स्थानों पर FRT के मनमाने उपयोग को रोकने या विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट या सख्त विधायी या न्यायिक ढांचा व्यक्तिगत रूप से स्थापित नहीं करते हैं। दूसरा सही है, उसको बोला व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से स्थापित करते हैं। तो केंद्रीय व्यापक कानूनी ढांचा पूरी तरह से ये नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है कि दूसरा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है? इसका B हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1)B। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 19(1)B शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजता का अधिकार देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 2 राज्य व्यवस्था एवं शासन उचित विधायी ढांचे या न्यायिक निरीक्षण के बिना सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में या फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT जैसी बायोमेट्रिक निगरानी या तकनीकों का उपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है। टिप्पणी कीजिए। 250-15 की है। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 2026 के द हिंदू संपादकीय के संदर्भ में बताया कि विरोध स्थलों पर पुलिस द्वारा तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। मुख्य भाग निगरानी के पक्ष में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उपद्रवियों की पहचान और अपराधियों की त्वरित रोकथाम। मुख्य भाग चिंताएं विपक्ष में पुट्टास्वामी निर्णय या निजता का अधिकार का उल्लेख, डेटा सुरक्षा का अभाव, नागरिकों में डर की भावना पैदा होता है और चिलिंग इफेक्ट जिससे असहमति का अभाव आवाज़ दब सकती है। आगे निष्कर्ष आगे की तकनीकी और नागरिक स्वतंत्रता में संतुलन आवश्यक है और यूरोपीय संघ में यही अधिनियम के तहत भारत में बायोमेट्रिक डेटा और सार्वजनिक उपयोग के लिए कड़े विनियम होने चाहिए। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के आधिकारिक
विदेशी विदेशी दौरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, मुख्यमंत्रियों को किसी भी विदेश दौरे पर जाने से पहले विदेश मंत्रालय MEA से के रणनीतिक या मंजूरी या पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। विदेशी मामले में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सीमावर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा और आर्थिक मामलों के विभाजन या DEA से भी की विदेशी फंड या आतिथ्य हॉस्पिटेबिलिटी के संदर्भ में मंजूरी आवश्यकता होती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा दोस्तों। इसमें पहला और तीसरा हो जाएगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के आधिकारिक विदेशी दौरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला है, मुख्यमंत्रियों को किसी भी विदेशी दौरे के जाने से पहले विदेश मंत्रालय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से राजनीतिक मंजूरी या पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। तीसरा सही है कि आर्थिक मामलों के विभाग या DEA से विदेश फंड या आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी के संदर्भ में मंजूरी आवश्यक होती है। विदेशी मामले में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संबोधि सूची का संबोधि नहीं, ये गलत है। दूसरा गलत है दोस्तों, पहला और तीसरा सही है। यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची में आता है, ना कि संबोधि सूची में आता है। इसमें पहला सही है कि प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्रियों को विदेशी दौरे के लिए विदेश मंत्रालय से के राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के संविधान की संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय है, न कि संबोधि सूची का कंप्लीट लिस्ट। तीसरा सही है, विदेशी आतिथ्य नियमन के तहत DEA और गृह मंत्रालय FCRA के तहत अनुमतियाँ की कुछ मामलों में भी जरूरी होती है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही संस्थागत स्मृति इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का या प्रशासनिक सुधारों से क्या महत्व है। इसका पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह अधिकारों के हस्तांतरण के बाद भी किसी भी संस्था के नीतिगत निर्णयों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसका पहला आंसर, ये व्याख्या पढ़ते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA जैसी संस्थानों में शीर्ष अधिकारों के बदलने या समितियों के बदलने पर पुरानी नीतियाँ और सुधारों को अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रशासनिक या निरंतरता को संस्थागत या स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहा जाता है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS/2 केंद्र राज्य संबंध या संघवाद। भारत में राज्य के मुख्यमंत्रियों के आधिकारिक या विदेशी दौरे को भी नियमित करने की केंद्र की शक्ति सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ टकराव पैदा करती है। वर्तमान विदेशों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और 150 शब्द संख्या है कि इंट्रो में हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को केंद्र द्वारा मंजूरी न दिए जाने के संदर्भ का उल्लेख करें। भारत की विदेश नीति पर केंद्र के अन्य अधिकार या अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची को स्पष्ट करें। केंद्र के पक्ष में तर्क या आर्गुमेंट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। विदेश नीति में एक रूपता या वन नेशन वन वॉइस का बनाए रखना और सुरक्षा संप्रभुता। विदेशी सुरक्षा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संवेदनशील रणनीतिक कोण की रक्षा करना। तीसरा है राज्यों या संघवाद के पक्ष में तर्क या आर्गुमेंट फॉर स्टेट या फेडरलिज्म। आधुनिक युग में राज्य सीधे वैश्विक निवेश FDI और तकनीकी सहयोग जैसे तेलंगाना राइजिंग के लिए विदेशी मंचों का उजागर करते हैं कि राजनीतिक उपकरणों से मंजूरी रोकना और राज्यों की स्वायत्ता और उनके विकास एजेंटों को प्रभावित करता है। अगला है निष्कर्ष है कि आगे करा कि केंद्र और राज्यों के बीच इसके लिए एक स्पष्ट या पारदर्शिता समयबद्ध दिशा निर्देश या गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि संघीय ढांचा कमजोर ना हो और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता ना हो। अगला है PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें पहला है कि हाल ही में न्यायालय के रुख के अनुसार 1978 के बेंगलुरु वाटर सप्लाई मामले का ट्रिपल टेस्ट इस नई संहिता पर स्वतः लागू नहीं होता। इसका उद्देश्य भारत में श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करना और व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसका दोनों आंसर हो जाएगा कि श्रम संघों के अनुसार नए फैसले न पुरानी परिभाषा के प्रभाव को सीमित किया, जिसका उद्देश्य श्रम सुधारों को आधुनिक बनाना था। अगला है कि भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में स्टेट ऑफ होमोर्ज निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ता है। इसका तो जानते हैं, फारस काली मानखंड तो पहले पढ़ चुके हैं दोस्त। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। डेयरी क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या पुनर्जीवित करने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में एक प्रमुख या उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट की भूमिका निभा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विशेष संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द संख्या की भूमिका है। भारत और उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के योगदान के संक्षिप्त आंकड़ों के साथ शुरुआत करें, जिससे ग्रामीण आय का पूरक स्रोत। मुख्य भाग डेयरी क्षेत्र या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है और रोजगार सृजन, नियमित आय या जोखिम का विविधीकरण, महिला सशक्तिकरण में भूमिका या डेयरी सहकारी समुच्चय में महिलाओं की या बहुलता, सरकारी या पहलों का उल्लेख करें और नंद बाबा दुग्ध मिशन या डेयरी नीति 2022 या FPO की भूमिका, चुनौतियाँ या चारे का प्रबंध, वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन में कमियां और एक अस्थायी और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए सकारात्मक अंत करें। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS/3 राजकोषीय नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता भारत के राजकोषीय घाटे या फिस्कल डिफिसिट और व्यापक आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है कि भारत के पास उपलब्ध या नीतिगत विकल्पों की चर्चा कीजिए। 250 15 अंक की है।
वर्तमान में अमेरिका ईरान तनाव के कारण के ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतों का संदर्भ की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आयातित बिल में वृद्धि, चालू खाता घाटा सीएडी के बढ़ना और घरेलू मुद्रास्फीति, महंगाई और सरकारी सब्सिडी व्यय बढ़ने से राजकोषीय घाटे पर दबाव, नीतिगत या विकल्प रणनीति, सामाजिक तेल भंडार या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग या नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से संक्रमण और व्यापार के लिए वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग, कैसे रुपया व्यापार या और आयात स्रोतों का विविधीकरण। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है मेन स्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस जीएस पर 3 पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और परिस्थिति संरक्षण इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बीच बढ़ता टकराव ये पर्यावरणीय प्रशासन के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। हाल ही में पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स ईएसए और काजीरंगा इको सेंसिटिव जोन या ईएसजेड के विवादों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 की है कि भूमिका है कि इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड या पारंपरिक संवेदनशील क्षेत्रों ईएसए को परिभाषित करते हुए हालिया समाचारों को उल्लेख करें कि टकराव के कारण एक तरफ पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता और दूसरी तरफ आर्थिक आजीविका खनन व स्थानीय राज्यों के अधिकार या कर्नाटक एवं असम का रुख या कस्तूरीरंगन या गाडगिल समिति की सिफारिश से पश्चिम घाट संरक्षण पर वैज्ञानिक और स्थानीय लोगों के बीच की दूरी विश्लेषण, प्रभाव अनियोजित विकास से आने वाली आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन, आगे की राह या सैटेलाइट या आधारित मानचित्र चित्रण के साथ साथ जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदायों को शामिल करना और बॉटम अप अप्रोच, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निष्कर्ष पर्यावरण और विकास के बीच एक संतुलित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दें। अगला है इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईएसजेड घोषित करने का वैधानिक आधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। दूसरा है कि ईएसजेड में सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसका आंसर दूसरा गलत है। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय MOEFCC के दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ईएसजेड की सामान्य डिफॉल्ट सीमा 10 किलोमीटर तक होती है। इसका पहला और तीसरा हो जाएगा। ईएसजेड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किए जाते हैं। MOEFCC के दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ईएसजेड की सीमा 10 किलोमीटर तक हो सकती है। અહીં व्याख्या पढ़ते हैं कि ईएसजेड सभी मानवीय गतिविधियों प्रतिबंध नहीं होती है। दूसरा गलत है। दोनों कथन सही है कि सोचिए कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में 1 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी गांव गतिविधियों जैसे कृषि को रोकना व्यवहारिक है। ईएसजेड का उद्देश्य विकास को रोकना नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना। अगला दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क की भौगोलिक और या पारिस्थितिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों या फ्लड प्लेन और जलोढ़ सवाना एलुवियल सवाना में स्थित है। दूसरा है कि इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर जाए जाते हैं। तीसरा है इसमें आंसर पहला और तीसरा है। दूसरा गलत है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के साथ बिग फाइव प्रजातियों के लिए विश्व यह प्रसिद्धि है। ये पहला और तीसरा हो जाएगा। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों को जलोढ़ सवाना या घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह गेंडों सहित बिग फाइट गेंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई और जल भैंसा, दलदली हिरन का प्राकृतिक आवास है। अगला है इसमें दूसरा गलत है। काजीरंगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। यह बड़े घास के मैदान और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। संकेत काजीरंगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यह अक्सर बाढ़ से प्रभावित है और घास के मैदानों और हाथी, घास, एलिफेंट ग्रास इसकी मुख्य पहचान है। पढ़ते अगला है कि प्रश्न है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए या गठित या कस्तूरीरंगन या समिति रिपोर्ट या कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस समिति ने पश्चिमी घाट के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 37% हिस्सा को या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी। दूसरा है कस्तूरी समिति की सिफारिश की थी और ES में लाल रेड श्रेणी के उद्यमों और थर्मल पावर परियोजना पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में खनन और उत्खनन या क्वायरिंग को सख्त नियमों के साथ जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। तीसरा गलत है कि समिति ने पश्चिमी घाट के लगभग 37% हिस्से को जो संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी और साथ ही यह प्रदूषणकारी लाल रेड श्रेणी के उद्यमों और थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बात कही है। कस्तूरीरंगन समिति में या गाडगिल समिति की तुलना में अधिक विकासात्मक या व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सख्त और गैर सख्त श्रेणियों को अलग किया था, लेकिन विनाशकारी गतिविधियों जैसे खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का सुझाव दिया था। अगला है क्रिटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस है
कि स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली AFRS के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह प्रणाली डेटाबेस की छवियों के साथ या लाइव या कैप्चर किए गए चेहरे के बायोमेट्रिक पैटर्न की तुलना करके काम करती है और आपराधिक या प्रक्रिया या पहचान अधिनियम 2022 पुलिस को किसी भी नागरिक या बायोमेट्रिक डेटा बिना किसी कानूनी सीमा के मनमाने ढंग से एकत्र करने की अनुमति देता है। इसका पहला सही है, पहला और सही है। इसमें क्या बोला गया कि पहला का ये आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि इसमें बोला कि यह प्रणाली डेटाबेस छवियों के साथ लाइव कैप्चर के लिए चेहरे को बायोमेट्रिक पैटर्न की तुलना करके काम करती है। दूसरा गलत है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस को किसी भी नागरिक के बायोमेट्रिक डेटा बिना किसी कानूनी सीमा के मनमानो ढंग से एकत्र करने की अनुमति देता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि इसमें पहला सही है कि स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली AFRS या आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम कि स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली AFRS एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है या किसी सुरक्षा डेटाबेस में पहले में से मौजूद तस्वीरों या वीडियो के साथ किसी लाइव कैमरा द्वारा कैप्चर की गई छवि के चेहरे के बायोमेट्रिक पैटर्न की तुलना करके व्यक्ति की पहचान स्थापित करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के मुख्य विषय या थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दूसरा का बी हो जाएगा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण या बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन या कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दूसरा का बी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस को व्यापक शक्तियां आवश्यक देता है, लेकिन यह पुलिस को बिना किसी कानूनी सीमा के मनमाने ढंग से या किसी भी नागरिक का डेटा एकत्र करने की अनुमति नहीं देता। यह कानून केवल कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे दोषी ठहराए गए अपराधियों, गंभीर अपराधियों में गिरफ्तार व्यक्तियों या मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत आने वाले संदिग्ध का ही बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस या स्कैन एकत्र करने की अनुमति देता है। यह आम जनता या निर्दोष नागरिक पर अंधाधुंध लागू नहीं होता है। अगला है कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय थीम क्या है। दूसरा का बी उसका व्याख्या दिया गया कि लचीलापन, नवाचार या सहयोग स्थिरता के निर्माण है। भारत ने एग्जाम 2026 ब्राजील से ब्रिक्स की समूह की आधिकारिक अध्यक्षता संभालती है। भारत की इस 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय या थीम है बिल्डिंग ऑफ रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लचीलापन, नवाचार, सहयोग स्थिरता के लिए निर्माण तय किया गया। इसके तहत मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। या आर्थिक संस्थागत या लचीलापन, रेसिलियंस, डिजिटल या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI जैसे तकनीकी के लिए नवाचार, इनोवेशन, बहुपक्षीय जुड़ाव के लिए सहयोग या कोऑपरेशन और सतत हरित विकास के लिए स्थिरता है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि समान अध्ययन पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और चेहरे की पहचान जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां जहां एक और कानून प्रवर्तन और रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बना रही है, वही दूसरी ओर ये नागरिक अधिकारों और गोपनीयता के लिए नई चुनौतियां भी पेश करती हैं। और द हिंदू की हालिया संदर्भ देते हुए AFRS और FWD या सुप्रीम लिस्ट के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250/15 अंक है। यहाँ पर इसका मॉडल उतर चढ़ा 250/15 अंक है कि सीधा उत्तर यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ऑटोमेटेड या फेशियल रिकग्निशन या सिस्टम AFRS जैसी तकनीकी सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच एक दो-धारी तलवार है। हालिया संदर्भ रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में FWD या सुप्रीम लिस्ट जैसे उन्नत AI संचालित उपकरणों का समावेशन और पुलिस बलों द्वारा अपराधियों की पहचान के लिए AFRS का बढ़ता उपयोग या कानून प्रवर्तन के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। मुख्य भाग है आधुनिकीकरण और सुरक्षा लाभ हैं। त्वरित डेटा या प्रसंस्करण या AFRS लाखों डेटा में से यह संदिग्ध की पहचान वास्तविक समय या रियल टाइम में कर सकता है, जिससे यह पारंपरिक जांच का समय बचता है। रक्षा में FWD या सुप्रीम लाइट AI टूल्स या सीमाओं पर निगरानी या खुफिया जानकारी ISR के विश्लेषण को खतरों की सटीक भविष्यवाणी में रक्षा प्रणालियों को मजबूत करता है। तो अपराध नियंत्रण या साक्ष्य या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन में लापता बच्चों को खोजने और दंगाई या अपराधियों पर नजर रखने में अत्यधिक प्रभावी। मुख्य भाग है बॉडी है। भाग बी नागरिक अधिकार और गोपनीयता की चुनौतियां 80-90 शब्द हैं कि निजता का अधिक उल्लंघन या प्राइवेसी या कंसर्न बिना किसी व्यापक डेटा या सुरक्षा कानून DPDP एक्ट के पूर्ण क्रियान्वयन से पहले या न्यायिक वारंट के बिना सहमति के चेहरे का डेटा एकत्र करना और पुट्टा स्वामी निर्णय या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो तकनीकी कमियों या फेल्स पॉजिटिव वैश्विक अधिकता दर्शाते हैं कि AFRS गहरे रंग या डार्क स्किन के लोगों और महिलाओं की पहचान में त्रुटियां
बॉयस करता है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। और सर्विलांस या स्टेट का खतरा, निरंतर और व्यापक जन निगरानी या मास सर्विलांस से नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का अधिकार प्रभावित होता है। आगे की राह कि संतुलन की आवश्यकता है। यूरोप के एआई अधिनियम की तरह भारत को भी एआई के उपयोगों के लिए जोखिम आधारित वर्गीकरण अपनाना चाहिए। और निष्कर्ष, सुरक्षा और गोपनीयता परस्पर विरोधी नहीं, तकनीकी आधुनिक के साथ साथ यह करें कानूनी सुरक्षा उपाय और जवाबदेही तय करना अनिवार्य है, ताकि लोकतंत्र में नागरिक अधिकार अक्षुण्ण रहें। अगला है इसका है कि उसका मॉडल आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स का विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई ढांचा ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के लिए या पश्चिमी देशों पर तकनीकी निर्भरता को कम करने का एक प्रभावी मंच है। मुख्य भाग बॉडी भारत को योगदान और ग्लोबल साउथ के लिए महत्व डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और डीपीआई। भारत ने अपने इंडिया स्टेक या यूपीआई या आधार या डिजी लॉकर के माध्यम से वित्तीय समावेशन का वैश्विक मॉडल पेश किया है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत इस डीपीआई मॉडल को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अन्य ग्लोबल साउथ देशों में निर्यात कर सकता है, जिससे उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग या मिशन एनएसएम भारत परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान या दवा अनुसंधान और कृषि नवाचार में अग्रणी बन रहा है। और ब्रिक्स देश एसटीआई सहयोग के तहत इस सुपर कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन के जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकते हैं। तकनीकी संप्रभुता या टेक या सोवरेनिटी सहयोग से वैक्सीन या अनुसंधान या अंतरिक्ष तकनीकी और जैव प्रौद्योगिकी में पेटेंट और ज्ञान का साझाकरण या आसान होगा, जो महंगे पश्चिमी पेटेंट के मुकाबले सस्ता विकल्प देगा। कंक्लूजन है कि भारत का डीपीआई और एनएसएम अनुभव ब्रिक्स को केवल एक राजनीतिक मंच से आगे बढ़ाकर एक प्रौद्योगिकी या संचालित विकास इंजन में बदल सकता है। यह सहयोग ग्लोबल साउथ को 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में एक समान भागीदार बनाएगा। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पहला है कि ब्रिक्स समूह और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वह 2026 में भारत बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी थीम के तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रही है। अगस्त 2026 में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। तीसरा है वर्तमान ब्रिक्स समूह में कुल 5 मूल सदस्य शामिल है। इसका पहला और दूसरा हो जाएगा कि भारत 2026 में विशिष्ट थीम के साथ बैठकों आयोजित कर रहा है। तीसरा गलत है, ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और अब इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल है। कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लाइसेंस राज की ये मानसिकता को पीछे छोड़ते हुए भारत का वर्तमान शासन मॉडल नियंत्रण या कंट्रोलिंग के बजाय या सक्षम या करने इनेबलिंग पर केंद्रित है। हाल ही के नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में इस कथन का समूलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 और 15 के मॉडल आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के हालिया वक्तव्य का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें। भारत अब प्रोहिबिटेड या अनलेस या परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड की नीति पर चल रहा है। बॉडी है नियंत्रण से समक्षीकरण की ओर बदलाव। पीएलआई उत्पादन लिंक या प्रोत्साहन या योजना का उदाहरण दे जो कंपनियों को दंडित करने के बजाय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नियामक बोझ में कमी, जन विश्वास अधिनियम अनुपालन या कंप्लायंस का सरलीकरण और पुराने उपरिचलित कानूनों को सख्त करने का उल्लेख करें। और डिजिटलीकरण और सुशासन या फेसलेस या असेसमेंट या डिजिटल या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की भूमिका स्पष्ट करें। तो चुनौतियाँ जमीनी स्तर पर या नौकरशाही की अड़चनें या राज्यों के स्तर पर तो विचार व्यापार नियमों में भिन्नता और कुटीर उद्योगों या एमएसएमई के लिए अनुपालन की जटिलता। निष्कर्ष कंक्लूजन, एक संतुलित निष्कर्ष दे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को साथ लेकर ही भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज तक नहीं, थैंक यू।